Hello everyone. Today we are going to start with class 12 solid state टॉपिक क्लोज्ड पैकिंग इन 3 dimensions। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है और क्लोज्ड पैकिंग 2 डायमेंशन में किस तरह से होती है। आपको याद हो 2 डायमेंशन में मैंने आपको जो था वो रोज़ को अरेंज करना सिखाया था। सबसे पहले 1 डायमेंशन में हमने रोज़ बनाई थी, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हार्ड स्फीयर लिया था। हमने कहा था इनके बीच में जगह बहुत कम होगी तो आपस में टच होंगे। फिर 2 डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि आप उन्हें अरेंज करेंगे तो एक रो के नीचे एक रो आप जस्ट एग्जैक्टली आप अलाइन करते हैं तो स्क्वायर आपको उसमें एक आप उसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोल सकते हैं कि मतलब एक स्क्वायर शेप बनेगी, ठीक है। और जब आप एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर इस तरह से लगाओगे ताकि वो 2 एटम के बीच में आए, यानी स्क्वायर वाली जो क्लोज पैकिंग थी वो थी आपकी ए टाइप की, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी वो ए बी टाइप की थी, ठीक है। अब उन्हीं लेयर बाय लेयर को आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के 3 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है। जैसे कि अब मेरे पास ये 2 हैं, ठीक है, 2 हैं तो एक एक तरह से ये एक लेयर हो गई आपकी, एक स्क्वायर लेयर हो गई ना ये, मतलब इसको मान लीजिए आप ये आपका जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर है जो 2 डायमेंशन में आपने बनाई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर आपने तीसरी लेयर रखनी है, फिर चौथी लेयर, ऐसे एक के ऊपर एक आपने स्टैक कर देना है। अगर आप पूरा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तरह का 3 डायमेंशनल जो है वो क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। किससे? एक 2 डायमेंशनल लेयर से। तो वही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया कि आप क्या कीजिए, 2 डायमेंशनल लेयर, ये वही लेयर है, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल, इट्स अ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। यानी 2 डायमेंशनल की लेयर ली, उसके ऊपर एक लेयर और लगाई, एक लेयर और लगाई, ऐसे लेयर आप लगाते जाएंगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल जो है वो क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब यहाँ जो यूनिट सेल आपका बनेगा वो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होगा और प्रिमिटिव सेल होगा। सिंपल क्यूबिक आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके कॉर्नर्स पर ही आएंगे, ठीक है। और प्रिमिटिव का मतलब कि अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे या एटम पर यूनिट सेल निकालोगे तो एक ही आएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, इसका यूनिट सेल। सो अब हमने क्या करना है, अब हम दोबारा से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ही कर रहे हैं। पिछली लेयर में आपने स्क्वायर पैक 2 डायमेंशन लेयर का यूज़ किया था, उसके ऊपर उसी लेयर को दोबारा रखा दोबारा रखा दोबारा रखा तो आपको एक 3 डायमेंशनल क्या बन गया, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं बट इस बार 2 डायमेंशनल की जो लेयर है वो अलग यूज़ कर रहे हैं। उसमें स्क्वायर लेयर यूज़ की थी आपने, 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक्ड लेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लेयर्स के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, वो आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। अब देखिए इसमें जो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर होती है जिसके ऊपर बाकी लेयर्स आपने लगानी है तो वो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है। देखो दिखा दिया आपको, यहाँ पर देखिए आपके एक रो बनी है ऐसे, फिर जो दूसरी रो है ये इन 2 के बीच में लगा रखी है, देखिए ऐसे 2 के बीच में, 2 के बीच में ये आपका स्फीयर आ रहा है। फिर ये वाली लेयर दोबारा से वही लेयर है जो ये है, यानी ये सेम लेयर और ये सेम और ये इसके बीच में ऐसे आपने लगा रखी है, जिससे एक तरह का आपको हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर बनती है। इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से आप एटम्स को मिलाएंगे या फिर ये हार्ड स्फीयर्स हैं इनको मिलाएंगे आप तो आपको क्या मिल रहा है, एक हेक्सागन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चाहे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए एक तरह का हेक्सागन बन रहा है, इसीलिए आप इसे क्या बोल देते हैं, इसीलिए आप इसे एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर भी आप बोल देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम वॉइड देख लेते हैं कि इस लेयर में वॉइड कितने। वॉइड मतलब देखिए जब आप स्फीयर्स को लगाएंगे तो बीच में देखिए खाली जगह मिलेगी ना आपको, चाहे कितना अच्छे से आप उसको पैक कर लें, क्योंकि उसको आप पूरा स्फेरिकल ले रहे हैं तो जब ये स्फीयर्स को आप लगाएंगे आपस में तो जगह बची जाएगी, ठीक है। तो यानी ये जो जगह बची हुई जगह है, ठीक है, इसको हम वॉइड कहते हैं या होल भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो वॉइड है ये, वॉइड क्या है, आपकी बची हुई खाली जगह, इसको वॉइड कहते हैं हम, ठीक है। वॉइड मतलब खाली। अब आपने देखा होगा तो ऊपर वाली लेयर्स में जब नीचे वाली लेयर्स के साथ लग रही है तो ये देखिए सीधे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जो ट्रायंगल हैं सीधे हैं, ठीक है।
तो ये देखिए ये भी ट्रायंगल सीधा है ये, तो ये सीधे ट्रायंगल एक तरह का वॉइड बना रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे एरो के साथ शो कर दिया। ये देखिए ये ट्रायंगल सीधा, जब ऐसा सीधा ट्रायंगल बनेगा तो इसको ए टाइप वॉइड आप बोल देंगे। ये टाइप ए वॉइड आपका बन रहा है जो कि ट्रायंगुलर है, ठीक है। दूसरे वॉइड अगर आप ढूंढें तो देखिए यहाँ पर उल्टे ट्रायंगल भी बन रहे हैं, ये देखिए उल्टे ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं। तो उल्टे ट्रायंगल्स को हमने, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड का ही पार्ट है, बट इनको हमने नाम दे दिया वाइड बी, ठीक है। एक तो ए टाइप वाइड हो गया, एक बी टाइप वाइड हो गया। तो यानी हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर में आपके दो तरह के वाइड बन गए, ठीक है, ए बी टाइप के। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर रखनी है, ठीक है। वो किस तरह से मैं रखूँगा और वहाँ पर किस तरह के मुझे वाइड मिलेंगे वो अब हमें देखने हैं। तो देखिए अब नीचे वाली लेयर आपने देखा होगा, नीचे वाली लेयर तो सेम है जो कि सॉलिड लाइन से मैंने यूज़ किया है, ठीक है। फिर जो डॉटेड लाइन से वहाँ पर मैंने यूज़ किया है वो आपके उसके ऊपर रखी हुई लेयर है। अब उसको ऐसे दिखाना मुश्किल है तो वो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो आप यहाँ पर क्या नोट करते हैं, देखिए कि यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रहा है आपका कि ये देखिए ये स्फीयर्स रखे हुए हैं आपने। तो आपने देखा होगा कि देखिए यहाँ भी पहले हम देख लेते हैं कि वाइड्स कैसे बन रहे हैं। तो देखिए नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे एक सीधा ट्रायंगल बन रहा है और इसी ट्रायंगल के ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर दो ट्रायंगल एक साथ बन रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर दो ट्रायंगल एक साथ बन रहे हैं, एक के ऊपर एक बन रहे हैं, यानी वो वॉइड बिल्कुल ही अलग होगा आपका, क्योंकि नीचे भी वॉइड है और उसके जस्ट ऊपर भी वॉइड है, ठीक है। तो दो वॉइड एक साथ आ रहे हैं, यानी दो ट्रायंगुलर वॉइड एक साथ आ रहे हैं, तो इसको आप डी टाइप वॉइड बोल दोगे कि डी वॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स, नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल। और सेकेंड लेयर में बीच में कुछ ऐसे आ रहे हैं जो देखिए स्फीयर के जस्ट ऊपर वॉइड बन रहा है, यानी नीचे जगह खाली नहीं है इनके। तो ये आपका सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड बन गया, बट इसको यहाँ पर हमने नाम सी टाइप दे दिया। यानी सेकेंड लेयर में आपके जो वॉइड्स बनते हैं वो कौन से दो तरह के वॉइड बनते हैं, एक बनता है सी टाइप, एक बनता है डी टाइप। सी टाइप आपका सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड है जो यहाँ पर बनते हैं, वैसे वहाँ पर बनते हैं सी सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड। बट डी टाइप जो वॉइड है उसमें नीचे भी ट्रायंगल है, उसके ऊपर भी ट्रायंगल है, यानी वहाँ पर क्या बन रहा है आपका, दो ट्रायंगुलर वॉइड जुड़ रहे हैं। तो दो ट्रायंगुलर वॉइड्स जुड़कर क्या बन रहा है आपका, एक बड़ा वॉइड बन रहा है जिसको डी वॉइड हमने बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर ली थी और उस डायग्राम में टू लेयर्स स्टैक्ड विद हेक्सागोनल क्लोज बेस लेयर, कि नीचे वाली तो हेक्सागोनल क्लोज बेस लेयर है और उसके ऊपर एक और लेयर को आपने स्टैक कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो तरह के वॉइड्स हमें डिफ़ाइन करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखो अगर आप वहाँ पर सी वॉइड की बात करते हैं सिंपल, तो सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड सी इन अ क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। आपने देखा होगा 4 स्फीयर से ये सराउंड होता है। अब आप बोलेंगे 4 स्फीयर से किस तरह से सराउंड होता है, देखिए ये डॉटेड वाले गिनिए आप, 1 2 3, इन तीन के बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है और एक स्फीयर जो है सॉलिड वाला इसके नीचे है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना यहाँ पे। तो इसीलिए ये 4 स्फीयर से मिलके बन रहा है, या इसको वॉइड को 4 स्फीयर सराउंड करते हैं। तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्रा मतलब 4 से मिलके बन रहा है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सी टाइप वॉइड को टेट्राहेड्रल बोला है। अब आते हैं हम अपने डी टाइप वॉइड पे। डी वाला वॉइड कौन सा, जिसमें दो ट्रायंगुलर वॉइड एक के ऊपर एक आ रहे हैं और उनकी कॉम्बिनेशन से हमें डी टाइप वॉइड मिलता है। यानी इसको डबल ट्रायंगुलर वॉइड भी मैं बोलूँ तो सही होगा। तो डबल ट्रायंगुलर वॉइड आपका लाइक डी की तरह इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। अब कहा गया कि इसमें 6 स्फीयर हैं, 6 कैसे, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे नीचे सॉलिड वाले 3 हैं, ठीक है, नीचे सॉलिड वाले 3 स्फीयर हैं जो नीचे का ट्रायंगल बना रहे हैं, और ऊपर डॉटेड वाले 3 हैं जो ऊपर का ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल ट्रायंगल के ऊपर आ रहा है। तो यानी नीचे के 3 ऊपर के 3, टोटल मिला के कितने हुए, 6 हुए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्फीयर से ये सराउंड होता है, और 6 स्फीयर से सराउंड होने पर इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑक्टाहेड्रल आप वॉइड बोलते हैं। और जो भी आपके ये जो जितने भी वॉइड बन रहे हैं या जितने भी, इनको होल्स भी आप बोल देते हैं, इनको एक और नाम से हम बोलते हैं जिसको इंटरस्टिशीज़ आप बोलते हैं। इंटरस्टिशीज़ मतलब खाली जगहें,
वॉइड का मतलब भी खाली जगह है, होल का मतलब भी खाली जगह है। ठीक है, तो अब तक 2 लेयर हमने लगाई, बेस लेयर के ऊपर एक लेयर और लगाई, अब मैं एक तीसरी लेयर लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर वहाँ आपको बताएंगे कि कैसे पूरा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। सो अब आपको क्या करना है, देखिए 2 लेयर्स तो हम पहले ही लगा चुके हैं। पहले तो आपने एक हेक्सागोनल बेस लेयर ली और उसके ऊपर आपने एक लेयर लगाई थी। इससे पहले जो आपको बताया था उसमें फिर हमने 2 तरह के वॉइड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हमने कहा था कि इस वॉइड को 4 जो हैं आपके स्फीयर सराउंड करते हैं। देखिए नीचे 3 है, एक ऊपर है, 4 हो गए। इसका कुछ ना कुछ ऐसे जो आप स्ट्रक्चर वगैरह अगर बनाएं तो ऐसे बनता है, देखिए। ठीक है, और वहीं ऑक्टाहेड्रल को आप अगर इसका आप ऑक्टाहेड्रल को देखें तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए 3 नीचे 3 ऊपर, यानी ये आपका एक तरह से इसको ट्रायंगुलर वॉइड बोल देते हैं, उसको डबल ट्रायंगुलर। उसमें नीचे भी बन रहा है वॉइड ट्रायंगल और ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दिया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दिया तो इसकी ज्योमेट्री ऐसे देखिए, मतलब एक तरह की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, तभी इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है तो इसीलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, इतना हम पीछे पढ़ के आए, यानी एक लेयर के ऊपर एक लेयर आप लगा चुके हैं, 2 लेयर्स आप लगा चुके हैं। अब इन 2 लेयर के ऊपर तीसरी लेयर आपको लगानी है। ठीक है, 2 लेयर के ऊपर तीसरी लेयर क्या लगेगी, उसके हिसाब से आपके 2 तरह के क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। नाउ प्लेसिंग अ थर्ड लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर। ठीक है, यहाँ तक हम करके आए। देखिए नीचे वाली हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर थी आपकी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ये देखिए हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, ये वाली लेयर है, और ऊपर इसके ऊपर एक और लेयर रखी थी हमने। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी आपने हेक्सागोनल लेयर ली और उसके ऊपर एक लेयर और रखी थी। ये देखिए ये दोनों में सेम है, ये हम अब इससे पहले पढ़ के आए जब 2 लेयर लगाई। अब तीसरी लेयर लगने से आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अब देखिए तीसरी लेयर अगर वही लगा दें आप दोबारा से, जो आप स्टार्टिंग में लेकर चले थे हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर, वही लेयर दोबारा रिपीट कर दिया, तो आपका जो यहाँ पर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा 3 डायमेंशन में, वो बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी ए के ऊपर बी, बी के ऊपर दोबारा से ए बी लाइक दैट। अगर ऐसे आप स्टैकिंग करते हैं ए बी, तो ए बी पैटर्न जो है वो बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप HCP भी बोल सकते हैं, HCP। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, देखिए जैसे यहाँ पर हेक्सागन बनाया मैंने। ठीक है, अब इस हेक्सागन के सेंटर में एक स्फीयर है, बाकी कॉर्नर पे हैं, सेंटर में एक स्फीयर है, बाकी कॉर्नर पे हैं। यहाँ पर एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, और इसके ऊपर एक हेक्सागन और आपका बन रहा है, तो एक हेक्सागन और बनाया है। फिर इन सभी को देखिए मैंने इसे मिला दिया। ठीक है, मतलब जस्ट ये दिखाने के लिए कि स्टैकिंग हो रही है एक के ऊपर एक, तो इस तरह का जो है यहाँ पर स्टैकिंग होगी। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ए बी पैटर्न आप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगर आपने ए के ऊपर बी, 2 लेयर तो सेम ही है, 2 लेयर तक तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तीसरी लेयर यहाँ पे सी बन जाए, अगर यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल है तो यहाँ पे सीधा ट्रायंगल है, इसकी वजह से ये बी अलग और सी अलग, तो तीनों लेयर्स अलग, तो ए बी सी पैटर्न बन रहा है। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या CCP। अगर इस स्ट्रक्चर का भी आपने इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है आपको कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो सेम एग्जैक्टली वही होता है जो हम FCC में पढ़ के आए हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पढ़ के आए हैं ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या आपके स्फीयर्स होते हैं, और साथ के साथ हर एक फेस के सेंटर पे। तो ये देखिए सबसे पहले तो कॉर्नर पे लगा दिया मैंने डॉट, उसके बाद हर एक फेस के सेंटर पे मैंने डॉट लगा दिया। तो आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए जस्ट FCC ही बना देना है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। So now comes the next topic, calculation of the spaces occupied, that is packing efficiency और packing fraction। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जब भी आप क्लोज पैकिंग करेंगे तो जैसे कि आपको बताया था कि कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगी, मतलब मैक्सिमम हमने कोशिश यही करनी कि अगर आपकी क्लोज पैकिंग है तो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड रहे, बाकी जो जगह बच जाएगी जिसमें आपके वॉइड्स भी आ गए थे, वॉइड्स पढ़े थे हमने, ठीक है, तो वो जगह खाली रह जाएगी। तो यानी जितनी अच्छे से वो जगह भरी होगी तो उतनी ही अच्छी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, कि इतना ही एफिशिएंटली पैक किया। फॉर एग्जांपल आप अपना बैग पैक करते हैं,
ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप स्कूल जाने के लिए अपना बैग पैक करते हैं तो जो बच्चा नोटबुक्स को अच्छे से डालेगा तो उसका बैग अच्छे से पैक होगा, ठीक है। तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी जितनी कम खाली जगह बैग में बचेगी, ठीक है, मतलब स्पेस का अच्छे से यूज़ करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जितनी आपके पास जगह है यूनिट सेल में वो कितना अच्छे से आपने फिल कर रखी है, दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से निकाला है। सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब टोटल स्पेस जितनी है आपकी उसमें से कितनी जगह भरी हुई है, दैट विल गिव यू द पैकिंग एफिशिएंसी। और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप इसको फ्रैक्शन की टर्म में निकालते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हो, अगर आप इसको परसेंटेज की टर्म में निकालते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। कैसे, देख लीजिए एक एग्जांपल। जैसे यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम निकालने वाले हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब, अब आपको पता है सिंपल वाला है ये, तो सिंपल वाले में मतलब जो आपके एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। तो देखिए कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हर एक आप स्फीयर का यहाँ पर रेडियस r मान रहे हो, ठीक है। और जो यूनिट सेल आपने वहाँ पर लिया हुआ है उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है, मतलब जो उसकी एज की लेंथ है वो a है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने मान ली, दैट सपोज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी a एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर बी r, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि अब ये कॉर्नर्स पे तो बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में खाली जगह है, नहीं, ये तो आपने लेटिस पॉइंट लगा रखे हैं। इसमें जब आप स्फीयर रखेंगे तो आपको पता है क्लोज पैकिंग के लिए स्फीयर्स मस्ट टच ईच अदर, ठीक है। तो जब वो टच होंगे तो इस तरह से वो टच होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ये फ्रंट फेस ले रहे हो, ठीक है। तो फ्रंट फेस में ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है, बीच में ये जगह खाली है, नहीं, ये पार्टिकल पूरा का पूरा बहुत बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा ताकि आपस में टच होंगे। तो ये चारों इस तरह से बनेंगे कि आपस में टच करेंगे, ठीक है। टच करने का मतलब है कि जब ये दो आपस में टच कर जाएंगे तो उस टाइम ये जो A है ये इनके बीच में, ये देखिए R और R ये 2R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर A इज इक्वल टू 2R, A है एज लेंथ एंड R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो हार्ड स्फीयर आप मान के चले थे स्टार्टिंग में कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हार्ड स्फीयर्स लेकर चलेंगे और तब हम क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 2R आ गया। अब यहाँ पर भी वही करना है, सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल लिए पर यूनिट सेल, कितने आते हैं 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1, यानी सिर्फ एक ही एटम आता है, एक ही एटम का मतलब एक ही स्फीयर आता है इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। उसके बाद आप देख लीजिए हर एक मतलब इस स्फीयर की वॉल्यूम क्या हुई, तो इस स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें पता होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अभी जो क्यूब है पूरा यूनिट सेल जो लेकर चल रहे हैं इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, ए की जगह पर आपने पुट कर दिया 2R, तो 2R का क्यूब 8R क्यूब। अब यहाँ पर आप ये समझें कि ये अगर यूनिट सेल है तो इसमें हमारे पास टोटल स्पेस कितनी है, मतलब टोटल जगह कितनी है हमारे पास। तो जितनी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा उतनी ही हमारे पास, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप बोल सकते हो, उतनी ही टोटल जगह है हमारे पास। अब इसमें से कितनी भरी हुई है, तो पहले तो हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने आ रहे हैं, तो एक ही स्फीयर आ रहा है, तो यानी उस स्फीयर की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी जगह भरी हुई है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड और पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से आप निकालेंगे, ऊपर तो आप वो लेंगे जो भरी हुई है, तो भरा कितना है, जितनी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है और स्फीयर उसमें एक है तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइडेड बाय, अब नीचे आपको लेना है टोटल स्पेस, तो टोटल स्पेस कितनी है हमारे पास, जितनी पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और यूनिट सेल। तो ऊपर देखिए आपने स्फीयर की वॉल्यूम लिख दी 4/3 पाई आर क्यूब, अब एक ही स्फीयर है तो एक ही की वॉल्यूम लिखी है आपने, नीचे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8R क्यूब। जब दोनों को आपने कटिंग की, सॉल्व किया तो π/6 आपको मिल गया, π/6 को सॉल्व करते ही आपको वैल्यू मिलती है 0.524, तो लगभग आधा, 0.5 का मतलब होता है लगभग आधी जगह भरी हुई है, आधी खाली है, ठीक है। आधे से थोड़ा ज़्यादा क्योंकि 0.524 है, तो ये तो फ्रैक्शन में आया, ठीक है। बट अगर इसको आपको एफिशिएंसी में निकालना तो एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ द इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज,
तो परसेंटेज में फ्रैक्शन को चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो 0.524 को 100 के साथ मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 52.4% यू विल गेट। ये क्या बता रहा है, ये आपका एफिशिएंसी बता रहा है कि लगभग सिंपल क्यूबिक में आपका लगभग आधी जगह भरी होती है और आधी जगह खाली होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेकंड पे। देखिए, इससे पहले हमने निकाला सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी निकाली थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एफसीसी स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यानी एफसीसी का यूनिट सेल लेंगे और उसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ और कभी मैं यूनिट सेल कह रहा हूँ। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यूनिट सेल क्या है, वही रिपीट होकर पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसी उस यूनिट सेल में एफिशिएंसी होगी, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एफिशिएंसी सेम रहेगी, वैसी ही एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आपके एफसीसी की। इससे पहले अब आपको जब क्लोज पैकिंग बताई थी तो वहाँ पे ये भी बताया था कि एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे बोथ आर सेम, ये दोनों ही एक ही तरह की पैकिंग होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक एफसीसी यूनिट सेल बना दिया है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। इस यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो क्यूब बना दिया। अब इसके कॉर्नर्स पे मैंने क्या कर दिए, स्फीयर रख दिए या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आप एटम्स बोल सकते हो, वो रख दिए हैं। दूसरे एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, दूसरे कहाँ होते हैं, फेस पे। तो देखिए फेस पे रख दिए, ठीक है। तो अब फेस 6 होते हैं तो 6 फेसेस पे आए और 8 आ गए कॉर्नर्स पे। अब यहाँ पे ये वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि ए यहाँ पर एज लेंथ लिया है और स्फीयर का रेडियस जो है वो आर लिया हुआ है। अब अगर आप इस ऊपर वाले अगर आप फेस को देखें तो ऊपर वाले फेस में बीच में एक स्फीयर है और बगल में 4 हैं। तो क्योंकि ये स्फीयर बीच में आ रहा है तो ये जो बगल वाले 4 कॉर्नर्स वाले हैं इनको आपस में टच नहीं होने देगा, बल्कि ये बाकियों के साथ टच होगा। कैसे, इसी को मैंने उठाकर ऐसे बना दिया। देखिए बीच वाला बाकी 4 के साथ टच हो रहा है। देखिए ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये क्या है, एज लेंथ के बराबर ये ए, और बी और सी के बीच में भी ए आ रहा है, ठीक है। और वहीं पे एक स्फीयर का रेडियस आर है और ये बीच में पूरा स्फीयर आ रहा है तो इसका डायमीटर ले लिया 2r, और उस वाले स्फीयर का भी जो पॉइंट सी पर है उसका भी हमने रेडियस ले लिया r। तो यहाँ पर जो AC है आपका, AC वो r + 2r + r, यानी ये टोटल लेंथ 4r हुई, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहूँगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हो आप, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसका अंडर रूट करोगे तब आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा, यानी AC मिलेगा। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब AB की वैल्यू A पुट कर दी A², BC की वैल्यू भी A पुट कर दी A²। सो A² प्लस A² इज 2A², उसका अंडर रूट किया तो हमें मिल गया अंडर रूट 2A। तो यहाँ पर AC की वैल्यू तो अंडर रूट 2A है, और AC अगर R के टर्म्स में निकालना हो तो 4R के इक्वल है। तो यानी 4R किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 2A के इक्वल हो गया। पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जब 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A आ गया, अब निकाल लीजिए A की वैल्यू। A कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/√2R। अब आपको पता ही है हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जितनी हमारे पास जगह है यानी यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी है। फिर सेकंड क्या करना है हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितने स्फीयर आते हैं और हर एक स्फीयर की कितनी वॉल्यूम है। फिर हम देख लेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। फिर लास्ट में हम आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड करके पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखिए पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं या फिर क्यूब। वो आपको पता है A³ होती है। अब A की जगह पे ऊपर से A की वैल्यू R के टर्म्स में पुट कर दी, हमें मिल गया 32/√2 का क्यूब। देखिए 4 का क्यूब करोगे तो क्या बनता है, 64 बनता है। √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 बन जाएगा। तो वो 264 के साथ कटिंग करके मैंने 32 लिख दिया और नीचे √2 बच गया R³, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर्स एफसीसी में कितने आते हैं। एफसीसी की यूनिट सेल में वो आपको पता ही 4 आते हैं, ठीक है। यानी कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन 1 और फेसिस की सारे फेसिस की कंट्रीब्यूशन 3। कैसे निकालते हैं, देखिए कॉर्नर के लिए 8 × 1/8, ठीक है, प्लस फेसिस के लिए 6 फेसिस टोटल, हर एक फेस की कंट्रीब्यूशन हाफ, 6 × 1/2। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, 3 + 1 4। तो यानी अब मुझे वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर्स। अगर एक स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 πr³ तो 4 की हो जाएगी 4 × 4/3 πr³,
4 ज़्यादा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 π/3 r³ हमें मिल गया। तो अब मेरे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर यानी 4 स्फीयर्स भी है और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी है, बस दोनों को डिवाइड करना है और पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेना है। तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड दैट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, ये देखिए ऊपर ये वाली वॉल्यूम लिख दिया आपने और नीचे वॉल्यूम ले ली यूनिट सेल की, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, आपको π√2/6 मिल जाएगा। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.74। तो 0.74 मतलब कितना हुआ, अगर आप इसको परसेंटेज ऑक्यूपाइड में निकालेंगे यानी इसको इंटू 100 करेंगे तो 74%। कितना हुआ, 74%। 74% मीन्स आउट ऑफ 100, अगर 100% इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो उसमें से 70%, 74% इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। यानी सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज़्यादा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्योंकि ज़्यादा अच्छे से भरा हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको और बतानी थी कि आपने एफसीसी के लिए निकाला, बट एफसीसी और सीसीपी तो सेम ही होता है, तो सीसीपी की एफिशिएंसी भी 74% आ जाएगी और एचसीपी भी आपका इक्वलेंट ही एफिशिएंट होता है। जितनी सीसीपी की एफिशिएंसी आती है एचसीपी की भी उतनी आती है। तो यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी 74% ही आने वाली है। दैट ऑल आर इक्वली एफिशिएंट, सारे के सारे सेम एफिशिएंसी के हैं, इक्वली एफिशिएंट हैं।